हेलो एवरीवन। क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से वेमार रिपब्लिक के बनते ही उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस की वजह से, और जर्मनी जो प्रथम विश्व युद्ध में हार गया था जिसकी वजह से ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुई थी, इसका पूरे की पूरी जिम्मेदारी वेमार रिपब्लिक को ठहरा दी गई और जिसकी वजह से लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने से मना कर दिया। उसी सिलसिले में हम लोगों ने कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स देखे थे जिसमें आगे हम लोग देखने वाले हैं कि जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस के क्या क्या वजह थे, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से क्या क्या हुए, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या हुए और जर्मनी के पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थे, उसकी राजनीतिक हालात क्या थे जिसके वजह से हिटलर का उदय होना शुरू हुआ। तो शुरू करते हैं। तो हम लोग का अगला पॉइंट है कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी। जर्मनी हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स। जर्मनी ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी थीं, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की जितनी भी लड़ाइयाँ थीं, उसने जर्मनी ने कर्ज लेकर, लोन लेकर लड़ाइयाँ लड़ी थीं। जर्मनी हैड टू पे वॉर रिपारेशंस इन गोल्ड। अब उन कर्ज को सोने की मुद्रा यानी कि गोल्ड के तरीकों से जर्मनी को उस वॉर रिपारेशन को चुकाना था, यानी जो कर्ज जर्मनी ने लिया था उस कर्ज को सोने के रूप में चुकाना था। In 1923, Germany refused to pay, and the French occupied its leading industrial area, Ruhr, to claim their coal. 1923 में जर्मनी ने इस कर्ज को चुकाने से मना कर दिया। जर्मनी ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कर्ज नहीं चुका सकते, जिसके एवज में फ्रांस ने जर्मनी का जो सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था रूर, उस पर कब्जा कर लिया और वहां के सारे कोयले को अपने कब्जे में जब्त कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। जर्मनी रिटेलिएटेड विथ पैसिव रेसिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। जर्मनी ने इसका प्रतिरोध किया, और प्रतिरोध किस तरीके से किया कि वहाँ पर जो पेपर करेंसी थी उसको निर्विरोध उन्होंने छापना शुरू कर दिया। कहने का मतलब कि जर्मनी ने बहुत सारी लड़ाइयाँ कर्ज लेकर लड़ी थी और उस कर्ज को सोने के रूप में, गोल्ड के रूप में चुकाना था। 1923 में जर्मनी ने ये कह दिया कि हमारे पास अब पैसे खत्म हो गए हैं, हम लोग पैसे को नहीं चुकाएंगे, और तब फ्रांस ने जर्मनी के जो प्रमुख उसके औद्योगिक क्षेत्र था रूर, उस पर कब्जा कर लिया और वहाँ के सारे कोयले को जब्त कर लिया। जर्मनी ने इस पर अपना निष्क्रिय प्रतिरोध दर्शाया, पैसिव रेसिस्टेंस दिखाया, और उसने पेपर करेंसी को निर्विरोध छापना शुरू कर दिया, यानी कि बिना किसी रोक टोक के जो पेपर करेंसी थी वह भारी मात्रा में छपनी शुरू हो गई। विथ टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ जर्मन मार्क फेल। और इतने ज़्यादा मात्रा में प्रिंटेड मनी के सर्कुलेशन से, इतने ज़्यादा मात्रा में प्रिंटेड मनी के छपाई होने की वजह से जर्मनी के जो रुपए की वैल्यू थी वो गिर गई। As the value of mark collapsed, prices of goods soared। और जैसे जर्मनी के मार्क का मतलब, मार्क वहाँ करेंसी का नाम, जर्मनी की करेंसी, जैसे जैसे वहाँ की करेंसी गिरती चली गई, वहाँ के चीज़ों के दाम हाई होने शुरू हो गए। जाहिर सी बात है, अगर कहीं की करेंसी अगर गिरती जाएगी, जैसे भारत में हम लोग कहते हैं कि जो रुपए की कीमत है वो डॉलर के कंपैरिजन में जब कम होने लगती है, जब गिरने लगती है, तो चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं। उसी तरीके से जब जर्मनी में जब वहाँ की करेंसी की कीमतें जब घटनी शुरू हो गई तो वहाँ पर चीज़ों के दाम बढ़ने शुरू हो गए। द क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, और इसी क्राइसिस को हाइपर इन्फ्लेशन कहा गया। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब अ सिचुएशन वेयर प्राइसेस राइज फेनोमेनली हाई, कि एक ऐसी परिस्थिति जहां पर चीज़ों के दाम अचानक से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अति मुद्रास्फीति हिंदी में से कहा जाता है, अति मुद्रास्फीति। इवेंचुअली अमेरिकन्स intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the Dewey Plan, the plan which reworked the terms of reparations to ease the financial burdens of Germany.
जब अमेरिका ने देखा कि जर्मनी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रही है तो उसने इसमें इंटरवेंट किया। इंटरवेंट मतलब हस्तक्षेप होता है। जब अमेरिका ने जर्मनी की खराब स्थिति को देखा तो उसकी स्थिति में सुधार लाने के लिए अमेरिका ने हस्तक्षेप किया और उसने जर्मनी को सभी क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए एक नए डिवेस प्लान का उसने इंट्रोड्यूस किया। डिवेस प्लान के मुताबिक जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे कर्ज को चुकाने के, उस पर रीवर्क किया गया, उसको री इंट्रोड्यूस किया गया। यानी कि बाकी देशों के साथ बैठाकर और जर्मनी को साथ में बैठाकर फिर से इंट्रोड्यूस किया गया कि किस टर्म में कर्ज को चुकाना है। वहाँ के पेपर करेंसी के प्रिंटिंग पर रोक लगाई गई और दोबारा फिर फ्रांस के साथ बैठकर ये तय किया गया कि इस नए तरीक़ों से आप कर्ज को चुका सकते हैं ताकि जर्मनी के फाइनेंशियल बर्डन पर कुछ आसान हो और जर्मनी भी अपनी तरक्की कर सके और धीरे धीरे कर्ज को भी चुका सके। दिस सपोर्ट वॉज विड्रॉन व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। लेकिन ये सपोर्ट भी अमेरिका के द्वारा वापस ले लिया गया जब जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो 1929 में आते आते बिल्कुल बर्बाद हो गई। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज दुनिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज का नाम है जो कि यूएसए में है। जो पूरे विश्व के जो इकोनॉमिक है उसको कंट्रोल करती है। जब वही क्रैश हो गई तब अमेरिका ने भी मदद से अपना सपोर्ट खींच लिया। जाहिर सी बात है जब अमेरिका खुद इस काबिल नहीं रहा कि वो अपने देश में ही लोगों की फाइनेंशियली मदद कर सके तो बाकी देशों की मदद कैसे कर पाता, इसलिए उसने अपना सपोर्ट वापस खींच लिया। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन और यही से मंदी के हालात शुरू होते हैं पूरे विश्व में। तो यहाँ पर हमने समझा कि जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस के क्या क्या वजह थे। वजह ये थे कि जर्मनी ने जो युद्ध लड़े थे तो बड़े पैमाने पर उसने कर्ज लेकर लड़े थे। जर्मनी को उस कर्ज की भरपाई गोल्ड के रूप में करनी थी, लेकिन 1923 में जर्मनी ने कर्ज चुकाने से मना कर दिया ये कहकर कि अब उसके पास पैसे नहीं हैं, जिसके एवज में फ्रांस ने जर्मनी के जो मेजर इंडस्ट्रियल एरिया था रूर, उस पर कब्जा कर लिया और वहाँ के कोयले को जब्त कर लिया। तब जर्मनी ने अपना प्रतिरोध दिखाते हुए प्रिंटेड मनी को निर्विरोध बिल्कुल पेपर मनी को प्रिंट करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जर्मनी की करेंसी के जो वैल्यू थी वो काफ़ी गिर गई और वैल्यू गिरने से महंगाई बढ़ गई। जब जर्मनी के हालात ख़राब होने लगे, वहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो गई, तब अमेरिका ने जर्मनी के हालात को सुधारने के लिए वहाँ की स्थिति में हस्तक्षेप किया और एक नए ड्वेस प्लान को उसने इंट्रोड्यूस किया। ड्वेस प्लान के मुताबिक जर्मनी के साथ जो भी ट्रीटी हुई थी बाकी देशों की कर्ज चुकाने की, उस पर रीवर्क किया गया। वहाँ के पेपर करेंसी के प्रिंटिंग पर रोक लगा दी गई और यह तय हुआ कि जर्मनी धीरे धीरे एक अलग तरीक़ों से कर्ज को चुका देगा ताकि वो अपने देश की स्थिति को संभाल भी सके और कर्ज को भी पूरा कर सके। लेकिन जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जब धाराशायी हुआ तब अमेरिका ने भी इस सपोर्ट से अपना हाथ वापस ले लिया और वहाँ से आर्थिक मंदी के हालात शुरू हो गए। अगला टॉपिक है आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ जर्मन इकोनॉमिक क्राइसिस, कि जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद जर्मनी में क्या क्या इसके प्रभाव पड़े। द जर्मन इकोनॉमी वॉज द वर्स्ट हिट बाई इकोनॉमिक क्राइसिस, कि जब पूरी दुनिया में जब मंदी के हालात हुए तो उससे पर सबसे ज़्यादा असर जर्मनी पर ही हुआ, क्योंकि वो पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था। गरीबी में आटा गीला वाली हाल हो गई, पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं और अब कहीं से सपोर्ट मिल नहीं पा रहा है। तो जर्मनी की जो इकोनॉमी है वह सबसे बुरे तरीके से प्रभावित हुई जब मंदी के हालात शुरू हुए। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस्ड टू 40% ऑफ द 1929 लेवल, और 1929 में जितना इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस होता था 1932 आते आते वह घट कर उसके 40% पर आ गई। यानी जितना 1929 में इंडस्ट्री में कोई सामान बनकर तैयार होता था तो अगले 3 साल आते आते 1932 आते आते अब उसका 40% भी प्रोड्यूस नहीं होता था। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड 6 मिलियन, और बेरोजगारों की संख्या 6 मिलियन के आसपास पहुंच गई थी।
men with place card around their neck saying willing to do any work। और वहाँ पर जो बेरोजगार जो लोग थे वो अपने गले में एक तख्ता लटका कर रखते थे जिस पर लिखा होता था कि कोई भी काम करने को तैयार है। अनएम्प्लॉयड यूथ played cards or simply sat at street corners or desperately queued up at the local employment exchange। और जो बेरोजगार जो यूथ था वह या तो ताश खेलते रहते थे या स्ट्रीट कॉर्नर पर चुपचाप बैठे रहते थे या लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की लंबे लंबी कतारों में दिन भर खड़े रहते थे, इस उम्मीद में कि छोटी मोटी कोई भी काम मिल जाए ताकि कुछ पैसों का जुगाड़ हो सके। Businessmen sections of society were filled with the fear of proletarianization, a situation of becoming impoverished to the level of working class। प्रोलिटरियनाइजेशन का मतलब होता है एक वैसी स्थिति जहां पर अमीर लोगों को बिल्कुल गरीब हो जाने का भय सताता है। यानी जब एक अमीर क्लास, जो बिजनेस क्लास के लोग हैं जो काफ़ी अमीरी में जिया करते थे, जब उन्हें भय सताने लगा कि कहीं इस आर्थिक मंदी के हालात में उनकी भी स्थिति मजदूरों वाली न हो जाए, तो वैसी स्थिति को प्रोलिटरियनाइजेशन कहा जाता है, यानी सर्वहाराकरण कहा जाता है। हिंदी में से सर्वहाराकरण कहते हैं कि एक वैसी परिस्थिति जहां पर अमीर तबके के लोगों को बिल्कुल गरीब हो जाने का भय सताना शुरू कर देता है। द लार्ज मास ऑफ पेजेंट्री वॉज अफेक्टेड बाई अ शार्प फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस। और जाहिर सी बात है जब इतने अमीर लोगों को जब इस आर्थिक मंदी का जब भय सताना शुरू हुआ तो फिर गरीब किसानों की क्या स्थिति होती, उनकी स्थिति और ख़राब हो गई, क्योंकि उनका जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था उसकी कीमतें भी बहुत तेज़ी से गिरनी शुरू हो गई हैं। जितनी वो मेहनत करते थे, जितना उनको पैसा मिलना चाहिए, इस मंदी के हालात में उतना पैसा उन्हें भी नहीं मिल पा रहा था। तो ये थे आफ्टर इफेक्ट्स जर्मनी में के जब वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आनी शुरू हुई कि 1932 आते आते जो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस था वह घटकर 40% हो गया था जितना 1929 में हुआ करता था। बेरोजगारों की संख्या 6 मिलियन पहुंच गई थी। वे अपने गले में लकड़ी का तख्ता लटकाए रखते थे जिस पर लिखा होता था किसी भी काम को करने के लिए तैयार हैं। जो बेरोजगार यूथ थे वो या तो ताश खेला करते थे या कोने पर चुपचाप बैठा करते थे या लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की लंबी लंबी कतारों में दिन भर खड़े रहते थे। अमीर लोगों को गरीब हो जाने का भय सताना शुरू कर दिया और किसानों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई, क्योंकि जितना वो काम करते थे उस एवज में उन्हें उतना पैसा नहीं मिल रहा था। अब आगे लोग समझते हैं कि जर्मनी की ऐसी स्थिति में पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, वहाँ के राजनीतिक हालात क्या थे। द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स विच मेड इट अनस्टेबल एंड वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। कि वेमार की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, जो संविधान था, उसमें कुछ खामियां थीं, उसमें कुछ ऐसी कमियां थीं जिसने वहाँ के डेमोक्रेसी को, वहाँ के गणतंत्र को अस्थिर बना सकता था और उसे तानाशाही के रास्ते पर ले जा सकता था। यानी उन कमियों की वजह से जो डेमोक्रेसी है वो धीरे धीरे डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो सकती थी और वहाँ की जो गवर्नमेंट पॉलिसी थी वो काफ़ी अनस्टेबल हो सकती थी। वो कमियां क्या क्या थीं? वन वॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन विच अ मेजॉरिटी बाई एनी वन पार्टी और रूल बाई कोलिएशन कैन बी अचीव्ड। और एक वहाँ की ऐसा नीति थी जर्मनी की कि कोई एक सरकार अपने बहुमत से, अपने पूर्ण बहुमत की सरकार, कोई भी एक पार्टी अपने पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकती थी। सरकारें जब भी बनती थीं तो कोलिएशन से बनती थीं, साझा सरकार हुआ करती थी। साझा सरकार का मतलब जब कोई भी एक पार्टी अपनी बहुमत साबित करने में असमर्थ होता है तो 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर बहुमत को साबित करती हैं। Another defect was Article 48, which gave the President the powers to impose emergency, suspended civil rights and rule by decree। और दूसरी खामी थी आर्टिकल 48 यानी प्रेसिडेंशियल रूल, जिसका इस्तेमाल बिल्कुल खुले हाथों से हो रहा था और जैसे ही प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता था वैसे ही लोगों के अधिकार छीन लिए जाते थे और अध्यादेशों के आधार पर शासन चलाया जाता था और इसका इस्तेमाल बिल्कुल
खुले हाथों से धड़ल्ले से हुआ करता था। The Weimar Republic saw 20 different cabinets lasting on an average of 293 days and a liberal use of Article 48। और वेमार रिपब्लिक का जो शासन काल रहा है वह एवरेज 293 दिनों का रहा और उन 293 दिनों में तकरीबन 20 बार उसके कैबिनेट्स को चेंज किया गया। या आसान भाषा में यूँ समझें तो 293 दिनों में 20 बार वेमार रिपब्लिक की सरकारें बदली। अब खुद सोच लीजिए कि अगर 300 दिनों में 20 बार कहीं की सरकार बदलती है तो वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी, कितनी कारागार होगी और कितनी अस्थिर होगी, ये इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यानी कि किसी एक पार्टी की जो सरकार है वह लगभग 12 से 15 दिनों की ही रह पाती थी बस। People lost confidence in the democratic parliamentary system which seemed to offer no solution। और इस चलते लोगों का जो कॉन्फिडेंस था, जो विश्वास था, वह डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम से अब हटता जा रहा था। जाहिर सी बात है कि अगर 300 दिनों में 20 बार सरकारें बदलेंगी तो लोग उस पर कैसे विश्वास करेंगे। इसलिए लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी से हटता जा रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिटलर की पावर में वृद्धि हुई और धीरे धीरे उसने पूरे जर्मनी पर शासन किया। आइए हम इस स्थिति को एक बार फिर से सारांश के तौर पर समझ लेते हैं कि राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार के इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46,21,000 मार्क तथा दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई। इस तरह एक डॉलर में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगीं। रेखा चित्रों में जब आप अपनी एनसीईआरटी की जब बुक देखेंगे तो उस एनसीईआरटी के बुक में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया गया है। पेज नंबर 84 के आसपास में आप ये चित्र देख सकते हैं अपने एनसीईआरटी बुक में कि लोग लंबी लंबी कतारें लगाकर खड़े हुए हैं पाव रोटी लेने के लिए। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बनकर रह गया। इस संकट के बाद में अति मुद्रास्फीति यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन, इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जर्मनी के इस संकट को निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने ड्वेस प्लान बनाई। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर पड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी शेयर बाजार धाराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई।
फैक्ट्रियां बंद हो गई थीं, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफ़ी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची। जर्मन की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे, नुक्कड़ों पर झुंड लगाए रहते थे या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़े पाए जाते थे। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग, खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप हो जाने से छोटे मोटे व्यवसायी, स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। सर्वहाराकरण यानी ये टर्म प्रोलिटरियनाइजेशन, इसे ही हिंदी में सर्वहाराकरण कहा जाता है। उन्हें डर था कि अगर यही ढर्रा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे या हो सकता है उनके पास कोई रोजगार ही न रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनके मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। राजनीतिक स्तर पर वाइमार रिपब्लिक एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमार रिपब्लिक में कुछ ऐसी खामियां थीं जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद यानी आर्टिकल 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमार रिपब्लिक का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि 293 दिनों से ज़्यादा नहीं रही। इस दौरान आर्टिकल 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। और इसी अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। जर्मनी की स्थितियों को जब हम लोगों ने देखा, वही सभी स्थिति थे जो हिटलर को सत्ता तक पहुंचाने में हिटलर की मदद कर रहे थे। हिटलर ने इन परिस्थितियों को देखकर वहां पर अपनी चुनौती देखी, वहां पर अपना अवसर देखा और उस अवसर को भुनाने में हिटलर कामयाब रहा। तो अब अगला टॉपिक इसमें है हिटलर राइज टू द पावर, यानी कि किस तरीके से हिटलर सत्ता में आया, हिटलर ने किस तरीके से पूरे जर्मनी पर अपना शासन किया, जिसमें हम इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले पॉइंट में हम लोग हिटलर के बारे में अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। अगर इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।